सह धूप घाम पानी पत्थर वोटर आया कुछ और निखर सौभाग्य ना सब दिन सोता है। देखे इंडिया क्या क्या होता है। भारत में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। आज का दिन भारत के भविष्य का फैसला लिख रहा है। पांचवें चरण का चुनाव अपने चरम पर है। धूप प्रचंड है, सूरज देवता ऊपर से आग बरसा रहे हैं, लेकिन सूर्य देव की आग का आज के वोटर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि 2024 का चुनाव इतने रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाएगा कि मोदी को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ जाएगा। अमित शाह को रायबरेली में एक विधायक के पीछे पीछे घूमना पड़ जाएगा। रोमांच अपने चरम पर है दोस्तों। इस चुनाव में पहली बार देखा जा रहा है कि गुजरात लॉबी से योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। चाहे राजा भैया हो, चाहे करनी सेना हो, पांचवा चरण बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्या कहता है ये पांचवा चरण? मोदी रहेंगे या फिर जाएंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से समझने वाले हिंदुस्तान टाइम्स को लंबी सेवा देने वाले वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी से बात करके जानेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, ये पांचवें चरण में मोदी की मायूसी और अवध का उत्साह क्या कह रहा है? देखिए, अब तक होता ये था कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाती रहती थी और हम लोग भी ये कहते थे कि पता नहीं कब क्या सरप्राइज देंगे, क्या देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो बहुत से सीन और दृश्य बदलते चले जाते हैं और मुझे लगता है कि चौंकने की बारी शायद भारतीय जनता पार्टी की आ गई है। पहला तो जो चौंकाने वाला काम हुआ वो इसी चरण में क्योंकि आ रही है इसलिए कह रहा हूँ, अमेठी की बात कर रहा हूँ कि किसको मालूम था कि वो केएल शर्मा को आगे लाके खड़ा कर देंगे। तो पहले तो उसके स्मृति ईरानी जी के सपनों पे ये करके पानी फेर दिया कि उनके चुनाव को लो प्रोफाइल कर दिया। और अगर केएल शर्मा मोहरा एक छोटा सा प्यादा जीत जाता है तो बल्ले बल्ले, और हार जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो एक चौंका दिया उन्होंने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से चौंकाया करती थी वैसे चौंका दिया। दूसरे में जिक्र करना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान देती है कि पार्टियों में या गठबंधन के आपसी दलों में कहीं मतभेद पैदा हो जाए, तो अरविंद केजरीवाल ने उस आग को हवा दे दी और उन्होंने कहा कि साहब मोदी जी तो 75 में चले जाएंगे, अमित शाह बनेंगे और योगी जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा। अब ये बिल्कुल दुखती रग थी क्योंकि ठाकुर नाराज थे, करनी सेना की आप भी बात कर रही हैं, सब कर रहे हैं, तो ये दुखती रग थी। और ये उन्होंने ये कहकर इसमें मिर्च मसाला डाल दिया योगी को हटाया जाएगा। तो जो ठाकुर थोड़े बहुत नाराज थे या जिनको ये मनाने की कोशिश कर रहे थे, कन्विंस भी कर लिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उनके मन में फिर से वो आग उसने अरविंद केजरीवाल ने जला दी। और ये मैं समझता हूँ बड़ा राजनीतिक दाव अरविंद केजरीवाल ने फेंका, जो और लोग नहीं कर पाते उतना स्पष्ट तरीके से। उसने उसी तरह भाषा में जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं ये अभी स्वीकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है या हो गया। चुनौतियां आ रही हैं, राह 2019 की तरह से आसान नहीं है, 2014 की तरफ से भी आसान नहीं है, और ये 2019 है भी नहीं, ये 2024 है। और पहला वो चुनाव मैं देख रहा हूँ कि जहां पर कोई चाहकर भी कोई लहर नहीं बन पाई, किसी लहर नहीं बन पाई। ऐसा लग रहा था राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो भाई क्या होगा, ये तो इस आंधी में तो सब कुछ बह जाएगा और राम ही राम सब तरफ हो जाएगा। लेकिन क्यों वो राम मंदिर वाला जो जोश था, जो बुखार था, वो कैसे एकदम से उतर गया। और उसका, और आप ये देखिए उन लोगों ने भी बहुत और ज्यादा इसका नहीं कर असर पाए ये बात हुआ पुष्पेंद्र सर कि अयोध्या जैसी सीट पर भी अब बीजेपी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। भाई मैं उसी पर आ रहा था क्योंकि इसी चरण में वो सबसे बड़ा इलाका इसी चरण में है। और अगर राम मंदिर का होता वो तापमान बना हुआ होता उसका, तो इस चरण में आप और हम ये बात ही नहीं कर रहे होते। आप और हम बात कर रहे होते, सब आसानी से सब निकल जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखें तो चाहे वो अमेठी हो, अमेठी को कोई एक तरफा नहीं मान रहा है। मालूम है कि वहाँ कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत जबरदस्त फाइट दे रहे हैं केएल शर्मा, बहुत जबरदस्त फाइट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सहानुभूति कहीं उनके पास है थोड़ी बहुत, और उनके लिए लोगों का प्यार है कि वो 40 साल से रहते हैं, गांव गुरबों को जानते हैं, एक एक आदमी को जानते हैं, गरीब गुरबों को जानते हैं। किसी सड़क का नाम पूछ लीजिए, किसी समस्या के बारे में पूछ लीजिए, तो उन्हें सब पता है। और वो ऐसे हैं जैसे सबके परिवार के सदस्य हो। वो कोई बाहरी ऐसा कोई पॉलिटिशियन ही नहीं है। वो आदमी एक पॉलिटिशियन के रूप में आया ही नहीं केएल शर्मा,
लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा आपके दर्शकों से, अगर यहाँ पर के एल शर्मा जीतते हैं तो न केवल उनकी चौंकाने की रणनीति, बल्कि मैं इसका क्रेडिट अगर जीतते हैं तो प्रियंका गांधी को दूंगा। प्रियंका अच्छा। ने जिस प्रकार से यहाँ मेहनत की है और जिस प्रकार से उसने लोगों को अपना बनाने की कोशिश की, सीधा कनेक्ट किया, और देखिए कहाँ हाई प्रोफाइल था, और स्मृति ईरानी जैसी सामने प्रतिद्वंदी जो कुछ भी बोलती है, कुछ भी कहती हैं, उन्होंने देखिए कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। प्रियंका ने बहुत बहुत सौम्य तरीके से, बहुत सरल तरीके से वो प्रचार में जुटी रही और लोगों को अपना बनाने की कोशिश करती रही। तो ये जो प्यार की, असल में जो मोहब्बत की दुकान खोली, वो मुझे लगता है प्रियंका ने वहां खोली, और के एल शर्मा तो वहां थे ही उसके। तो ये देखने वाला बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। और जिस तरह से मतदान की सूचनाएं मिल रही हैं, हाँ जी सर, जैसे सूचनाएं मिल रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि मुकाबला बड़ा कांटे का होने जा रहा है। जबरदस्त है सर। अगर हम अमेठी की बात करें तो हमने देखा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर कोई जी जान लगाकर लगा हुआ है रायबरेली अमेठी में। और अब तो हमने संयुक्त रैली भी देख ली इंडिया की, कितना ताबड़तोड़ वो रैली रही, जिसमें अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब एक साथ थे। बड़ी जबरदस्त रैली थी वो जोश बहुत जबरदस्त था लोगों का। लेकिन स्मृति ईरानी के साथ नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दिए अमेठी में। बड़ा इंतजार हो रहा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे स्मृति ईरानी का समर्थन करने के लिए, उनको उनके रोड शो करेंगे, एक आध कमल वो चाइनीज लाइट वाला इधर अमेठी में भी दिखा देंगे। उसके पीछे क्या रणनीति या फिर क्या कारण लग रहा है? क्या ये हार का ही डर है कि कोई ये ना कहे कि बताइए सोनिया गांधी जी के पीए से स्मृति हार गई और मोदी के जाने के बाद भी हार गई? देखिए ये ऐसा राज है कि इसकी मैं बहुत व्याख्या तो नहीं कर सकता, पर दो पहलू हो सकते हैं। एक तो अति आत्मविश्वास की कोई जरूरत नहीं है साहब, मैं संभाल लूंगी और मैं हैंडल कर लूंगी। और दूसरा वही जो आप कह रही हैं कि भाई अगर गए और उसके बाद भी चुनाव हार गए तो फिर वहां तो जिम्मेदारी लेने के लिए या जिम्मेदारी टालने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा ना। तो उसकी एक ये कोशिश हो सकती है। बाकी सबने कोशिश की, योगी जी ने, अमित जी ने, सबने करी है कोशिश वहां पे। और जिस तरह से वहां पे ठाकुरों ने संकल्प लिया और सब लिया। और दूसरी बात एक और है, मैं उन जातियों के साथ भी एक बात मानता हूँ कि कुछ भी कहें वहां पे बहुत सारे काम तो कांग्रेस ने किए ही थे, जितने भी लोग वहां रहे। और पिछले दिनों जब वो अस्पताल की खबरें आई, दूसरी चीजों की खबरें आई, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वो हुआ होगा स्मृति के लिए, जरूर हुआ होगा। और अच्छा, दूसरे मार्जिन भी बहुत कोई ज्यादा नहीं था। जी वो जी, जो मार्जिन था बहुत ज्यादा नहीं था, ज्यादा नहीं था। और 2019 के मतलब परिणाम से पहले और चुनाव के दिन से हमें सूचनाएं मिल रही थी, तब तो मैं फिल्म में था, बात करता था, काम करता था, कि बहुत ज्यादा खर्चीला चुनाव था वो एक पार्टी की तरफ से। और एक एक ग्राम प्रधान को कैसे किया गया था, और जिन लोगों को कांग्रेस के बस्ते दिए जाने थे या जिन्हें बूथ पे बैठना था, वो लोग रातों रात बदल गए थे। प्रज्ञा, पता नहीं ये खबरें ज्यादा आपने पढ़ी है कभी या नहीं पढ़ी, और लोगों ने छापी भी नहीं। और हुआ ये था कि एक रात पहले और 2 दिन पहले में चुनाव बदला था। सारे ग्राम प्रधानों को जिस तरह से मतलब एक तरह से बांध दिया गया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पैसा दिया गया हो, कोई दबाव डाला या जैसे भी। और इवन जो बूथ के कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो अचानक बदल गए थे, उनके सुर बदल गए थे। अगले दिन बहुत से बूथों पर बसते नहीं थे, दिखाई नहीं दिए थे लोग। और ऐसे में भी वो सिर्फ 50,000 से जीती थी। तो ये जीत कोई हो तो गई थी, लेकिन मैं उसे एक सहयोगी मानता हूँ। तो अगर इस बार के एल शर्मा के साथ प्रियंका भी लगी हैं और सब लगे हैं, और जो माहौल भी थोड़ा सा गठबंधन के पक्ष में होता जा रहा है, राम लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है, तो मुझे लगता है कि जैसी सूचनाएं मतदान की वहां से मिल भी रही है। अभी तो हो सकता है दोपहर तक कुछ झगड़े वगड़े की और विरोध की भी खबरें आ जाए हमारे पास। तो मुझे लगता है कि मामला बहुत बहुत फंसा हुआ है, बहुत फंसा हुआ है। सर, क्षत्रिय समाज की नाराजगी तो दिख ही रही है भयानक। बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है। और अगर इस तरह से सार्वजनिक रूप से संकल्प ले सकते हैं या संकल्प दिला सकते हैं, हालांकि वो संकल्प यहाँ पंचायतों में भी दिलाए गए थे, आपको याद हो, पश्चिमी यूपी में। तो ज्यादातर ठाकुरों ने, लेकिन खासतौर पर सदना विधानसभा जो मुजफ्फरनगर में आती थी, उसके बारे में कहूँ तो बहुत से लोगों ने ना
ये नहीं किया था कि वो बीजेपी के विपक्ष चले गए थे, लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला था। वोट नहीं किया, तो वोटिंग परसेंटेज उदासीन दिखाई दिए थे। हाँ उदासीन दिखाई दिए थे। हाँ हाँ। तो हो सकता है यहाँ भी अभी तक पता चल जाएगा कि किस हम्म। बेल्ट में चुनाव ज्यादा हो रहा है, कहाँ पोलिंग कम हो रहा है, लेकिन जो भी अच्छा कुछ सर, हो रहा है। पांचवें चरण में, आज के इस पांचवें चरण में दलित समाज का जो वोटर है वो अधिक संख्या में है। तो अब जो हम देख पा रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए दलित समाज के जो लोग हैं वो वोट कर रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है कि वो उसको हराना चाहते हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं, और जो संविधान बदलने वालों को हराएंगे वो उनके साथ खड़े होंगे। तो ये जो एक नया नैरेटिव सेट हुआ है संविधान बचाने के लिए वोट करने के लिए जो समाज उठ खड़ा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पांचवें चरण की आप सारी 14 विधानसभा सीट उठा के देखिए जी। और इनका अगर जातीय गणित आप देखेंगे तो अगर कोई चुनावों को बदलने वाला है, एक कोई बिरादरी है, तो वो दलित है। आप कहीं का भी कहीं भी नजर डालिएगा, सारे जातीय समीकरण देखिएगा, और जहां भी किसी भी आप विश्लेषक से बात करेंगे या जहाँ के जानकार होंगे, वो बार बार यही कहेंगे कि दलित जो है निर्णायक सी भूमिका में है। यहाँ पर लगभग सारी सीटों पर वो निर्णायक भूमिकाएं वो कहा जाते हैं। अब जो 400 पार का नारा था वो थोड़ा सा उल्टा इसीलिए पड़ा कि उससे ये कहने में, चाहे वो आनंद हेगड़े से शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई कि साहब वो संविधान को बदलना चाहते हैं। अब संविधान में क्या बदलना चाहते हैं? क्या वो जनसंख्या कानून लाएंगे? क्या वो जनसंख्या पे पाबंदी लगाएंगे कि भाई 2 बच्चे से ज्यादा किसी पे हुए तो उसको जो है सरकारी सुविधाएं ना मिलेगी? इससे भी बड़ा सवाल ये आ गया कि क्या आरक्षण समाप्त किया जाता है, जो कि फिर उसमें भागवत जी के पुराने वीडियो दिखाए गए और 5 जनवरी में भी कुछ लेख छपे थे पहले, वो दिखाए गए, वो वायरल किए गए। फिर एक योगी जी का भी एक आर्टिकल था जो कल जयराम रमेश जो है दिखा रहे थे। तो वो आरक्षण को लेके ये विपक्षी दल ये स्थापित करने में सफल साबित हुए कि साहब इनकी मंशा आरक्षण समाप्त करने की है। और ये जो मैसेज है, ये जो दलित समाज में गया, इसने उनको दलित कर दिया। और जैसा आप कह रही हैं, ज्यादातर जगह पे उन्होंने ये सोचा कि जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सके उसे वोट दे। अगर ये थ्योरी पूरे में चलती है जी, तो विपक्षी गठबंधन को बहुत लाभ है। लेकिन यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को हम पिक्चर से आउट नहीं कर सकते जी, वो है। और उनका लेकिन सर आकाश आनंद को जब से चुनाव से बाहर किया गया है तब से बसपा की रैलियां बहुत कम हो गई हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी ओर की हम ये भी देख रहे हैं कि राशन बेल्ट है मेन, जो ये 14 सीटें उत्तर प्रदेश की अगर हम देखें तो राशन बेल्ट कही जा रही है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, आप बसपा के रोल पर बात कर रहे थे, मैं ये जानना भी चाह रही थी। देखिए, जवाब तो सारी बातों का 4 जून को ही मिलेगा। आनंद को नगीना से लॉन्च किया था और वहां से उसके बाद भी चंद्रशेखर का जिस तरह से चुनाव वहां पर हुआ है, हम उसे भूले नहीं है। कैसे उनके पक्ष में दलित और मुस्लिम एकीकरण हुआ। तो यहाँ पर भी इनकी रैली को मैं बहुत मैटर नहीं करता प्रज्ञा जी, सॉरी टू से, क्योंकि जो उनका कोर वोटर है ना, उसे बहुत रैली से बहुत फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन कैडर जो वोटर है इनका, जो कैडर वोटर है, लेकिन क्या उसे आरक्षण की बात से फर्क पड़ता है या नहीं, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है, रैली से उसे फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे कोई जाए ना जाए, उनकी अपनी वोटिंग होती रहती है, पंचायतें होती रहती है, घरों में बैठ के होती रहती हैं, उसमें बामसेफ भी सक्रिय रहता है, सब लोग सक्रिय रहते हैं, उससे तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। पर ये कितना असर डाल रहा है, आरक्षण वाला पॉइंट उनके ऊपर कितना असर डाल रहा है, क्या वो आपस में तय कर पाएंगे? नहीं तो ज्यादातर जगह पे जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, जहाँ ब्राह्मण है वहाँ ब्राह्मण को काटने के लिए खड़ा कर दिया मायावती जी ने अभी तक, तो वो एक अभी तक पहली कह लीजिए या रिडल कह लीजिए, जो बाद में सुलझेगी। पर मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि जो 2019 में दलित वहां चले गए थे, या वो राशन वाला जो आप कह रही हैं जो लाभार्थी था चला गया था, वो इस बार सोच भी जरूर रहा है और उनके थोड़े से सुर भी बदले हैं। उसमें दो तरह के जवाब वो देते हैं, जो कि मायावती ने भी कहा। एक तो ये कि भाई आप हमें ये देकर एहसान नहीं कर रहे, आप अपनी जेब से नहीं दे रही है आरएसएस और बीजेपी, एक बात। और दूसरी बात, अब उनकी डिमांड बढ़ गई कि 5 किलो क्या होता है, बहुत ज्यादा दीजिए। इसको भी इसमें भी चिंगारी में फिर आग लगाई खड़गे जी ने, जब उस दिन अखिलेश जी के साथ बैठे थे, उन्होंने 10 किलो कह दिया। तो ये सारी जो दाव पे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि दलित कश्मकश में है, और कितना दलित किधर जाता है, इनसे आपके इस 5वें चरण के लिए बड़ा अहम है, बहुत अहम है। अमेठी तो चलिए हमने चर्चा कर ली, रायबरेली हम मान लेते हैं। रायबरेली तो एक तरह से मुझे इस बार कांग्रेस के लिए काफी आसान सा लग रहा है,
और जिस तरह से अमित शाह वहाँ गए थे और पांडे जी के भी घर जाना पड़ा, आधा घंटे वहां रहे विधायक के, हाँ सारी बातें सर, रही। तो गृह मंत्री एक विधायक के पीछे पीछे घूम रहे हैं, कितनी मतलब बुरी हालत आधा में है घंटा बीजेपी। आधा घंटा का हाँ समय इन चुनावों के दौर में देना, तो भाई नाराजगी दूर हो जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि दिल मिले हैं, अभी भी हाथ मिले नहीं मिले, मुझे लगता नहीं है कि वो सफल हो पाए उसमें। अच्छा, रायबरेली में वो एक मैसेज फैक्टर ये देने में। भी है कि ठाकुर और ब्राह्मणों की लड़ाई चलती है आपस में, वो भी एक आपसे थोड़ी फैक्टर बहुत लड़ती है, बड़ा। हाँ पहले से चलती है। हाँ, वो भी दिनेश अब प्रताप सिंह ने एक बयान दे दिया हाँ, था जिसमें ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से ये यस ठान लिया यस। था कि अब जो है ब्राह्मण वोट नहीं करेंगे दिनेश प्रताप सिंह को। तो अब आप देखिए कि अमित शाह उनके घर गए, पर फिर भी वो हम्म मानेंगे या नहीं मानेंगे। फिर भी चलिए मैं रायबरेली पे इसे डिस्कस कम करता हूँ। मुझे लगता हम्म है कि रायबरेली तो बीजेपी के हाथ से चली गई है, जा रही है। ऐसा मुझे लगता है, अगर किसी एक सीट के लिए कह हम्म सकते। हाँ, और बाकी 14 हालांकि सीटों में हालांकि सीटें तो देखिए और भी है, जैसे बाराबंकी है, तो जो हाँ पीएल पूनिया साहब के बेटे हैं, क्या नाम जी। है, नरेश पूनिया, हम्म। उनका चुनाव जो मेरी जानकारी मिल रही है कि काफी अच्छा चल रहा है, रोचक चल रहा है। वो खुद भी दलित हम्म है, वो खुद भी जी। दलित है। तो वहां पर अभी मुझे लगता है कि एक अच्छी फाइट हो सकती है और जिंदा हम्म होने के चांसेस हैं। दूसरा, तो मैं भी खुद एक इंतजार ये कर रहा हूँ कि अयोध्या में, फैजाबाद में क्या होने वाला है। अगर राम हम्म मंदिर वहां पर भी नहीं चला और लल्लू जी वहां पर कठिनाई में हैं या संकट में हैं, तो फिर तो बहुत बहुत सारे मतलब नैरेटिव्स चेंज हो जाएंगे, फिर तो बहुत सारी बातें बदल जाएंगी। तो हम्म मैं भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सूचना यही है कि वहां पर भी, और जो आज मतदान का रुख तो अभी ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन है यही कि आसान नहीं है वहां पर। भाई हम्म राजनाथ सिंह के लिए तो मैं इसे नहीं कहता कि जीत तो जाएंगे, हो सकता है थोड़ा हम्म बहुत मार्जिन कम हो जाए, यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। प्रदीप हम्म प्रदीप प्रदीप जैन झांसी वालों ने, जब वो सांसद थे, बहुत अच्छा हम्म काम किया, बहुत लोकप्रिय रहे, लेकिन बहुत ही कम वोट उसके बाद उन्हें मिले थे। तो वो कितना संघर्ष कर पा रहे हैं, कितनी वहां हम्म पे दम पड़ा है। हालांकि वहां से रैली भी हुई और 5 से न्याय जोड़ो यात्रा भी निकली थी, तब से थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठा हुआ है। हम्म ऐसा भी नहीं है कि हम्म वो जहाँ थे वहीं है आज भी, पर पूरे में थोड़ा सा जितना भी बुंदेलखंड की अगर हम तरफ बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां फिर से, जो मैंने आपसे कहा कि दलित कहाँ जाएगा, ओबीसी किधर जाएगा, इस पे बहुत 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 कुछ निर्भर करने वाला है। और ये सर, जो अगर हम 400, अगर हम थोड़ा जातीय फैक्टर पर बात करें कि इस वक्त हमको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, आज पांचवें चरण की जो तस्वीर दिख रही है, जो उत्साह दिख रहा है वोटर्स का, इनके साथ देखिए मुस्लिम मतदाता है नहीं, मुस्लिम बीजेपी के साथ है नहीं, यादव बीजेपी के साथ है नहीं, पाल समाज बीजेपी के साथ जा नहीं रहा है, क्षत्रिय समाज तो कस्में खा रहा है हाथ में गंगा जल लेकर वोट ना करने की। दूसरी तरफ बीजेपी में भी दो फाड़ है, एक योगी वाली बीजेपी हो गई है और एक मोदी शाह वाली बीजेपी हो गई। उनके भी बीच जो तलवारें खींची हुई है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तीसरा, हम इधर ये भी देख रहे हैं कि आरएसएस भी बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। अब तो जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया कि उनको आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर सर, अगर हम देखें, चारों तरफ से एक तरह का व्यू रचा गया है और बीजेपी बिल्कुल फंसी हुई है बीच में। देखिए, ये जो व्यू है और चक्रव्यूह का 5वां द्वार भी है ये, हम्म तो इसमें जैसा मैंने पहले कहा, फिर से कहूंगा कि बाकी सब जातियां फिर भी कमोबेश उस जगह है। अगर हम क्षत्रिय है, जैसे आपने कहा, तो जी जी। क्षत्रियों का ज्यादातर ये हो रहा है कि अगर वो वोट मतलब बीजेपी को नहीं देना चाह रहे, तो वो दूसरे के साथ भी कम जा रहे हैं प्रज्ञा, हाँ हाँ हाँ। है तो ना। इसका इसका तो क्या असर है, ये भी मैं जानना चाहूंगी। जो समाज बीजेपी को वोट देता था उदासीन होकर वोट नहीं दे रहा है, घर से ही नहीं निकल रहा है, तो इससे क्या असर होगा सर? देखिए, नुकसान किसका, फायदा किसका? अगर वो अपोजिट में डालते तो डबल हम्म नुकसान होता। जैसे डबल इंजन होता है ना, ऐसे डबल नुकसान हाँ होता। तो हाँ। नुकसान तो है, पर कम से कम ये है कि वो विपक्षी पे तो नहीं जा रहा, तो इनका वोट कम हो रहा है, तो एक तो उससे मार्जिन कम होते हैं। हम्म दूसरा एक ये है कि क्षत्रिय समाज हो या हमारी तरफ भी कुछ और बिरादरी का नाम लेना तो उचित नहीं है, ये हम्म डोमिनेटिंग कास्ट है, ये डोमिनेट करती है। और अगर क्षत्रिय एक तरफ चलता है या उनका हम्म प्रचार भी करता है, दिलो जान से प्रचार करते हैं, तो वो अपने साथ बहुत सी वोट खींच ले जाते हैं, चाहे वो गैर बिरादरी की भी होती हैं, और जो उनके प्रभाव वाले होते हैं उनको वो ले जाते हैं। तो जो आदमी खुद ही वोट नहीं डालने जा रहा, तो वो दूसरों को क्यों प्रभावित करेगा? तो दूसरों को प्रभावित नहीं करेगा, उन जातियों को लेके नहीं जाएगा, या जो हम्म उन लोगों को, जब समाज के लोगों को नहीं लेके जाएगा, तो आपको वोट परसेंटेज का कितना ज्यादा नुकसान होगा।
फिर आरएसएस जो भी सामने आ रहा है, अगर वो लोग आरएसएस वाले उतनी ही मेहनत कर रहे होते जितनी पहले वो करते रहे हैं, चाहे वो कारण कोई भी हो, मतभेद उनके कुछ भी हो, तो ये जितना अभी तक पीछे तक वोटिंग परसेंटेज कमोबेश कम ही रहा है, पहले से अपेक्षाकृत कम होता रहा है, तो फिर ये क्यों होता? हाँ। फिर तो नहीं होता। तो वो जो टोलियां बना के निकलते थे, पर्चियां ले जाते थे, सब लोगों को घरों से ले जाते थे, वो चीज देखने को नहीं आ रही प्रज्ञा, वो नहीं आ रही है। और अगर उसके बाद ये जातियां मान लिया हम जिसके साथ थी वही हैं, अब प्लस माइनस होना था दलित का कि वो पहले लाभार्थी के रूप में, उज्ज्वला के रूप में और दूसरे रूप में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया था। अब अगर वो भी माइनस हो जाता है और आपके जो कट्टर क्षत्रिय हैं वो वोट नहीं दे रहे और ये जाके दूसरे विपक्षी में चले गए, तो फिर नुकसान किसका है प्रज्ञा? फिर तो नुकसान स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई देता है ना। लेकिन बस इसमें अंतर एक ही है कि बहुत सी जगह पे बहुत बहुत मार्जिन था, 1.5 लाख का मार्जिन था। अब राजनाथ सिंह जी की सीट पे तो बहुत मार्जिन था, कहीं पे 1.5 लाख है, कहीं 1.25 लाख है, कहीं 1.25 लाख है, 50,000 से कम मार्जिन वाले कम है। तो मुझे लगता है कि मार्जिन में तो बहुत असर पड़ेगा, बहुत कांटे के चुनाव हो जाएंगे, कहीं कहीं मार्जिन जो है, अंतर जो है वो 20,000 के आसपास ना रह जाए, वो भी मुझे लगता है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो संदेश हमें अमेठी से मिलने वाला है, एक हमें अयोध्या से मिलने वाला है, और अगर वो बाराबंकी मेरे पुनिया जीत जाते हैं तो वो एक नया मैसेज होगा। और एक चीज बड़ी बेहतर दिखाई दी कि धीरे 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 आप पहले फेज के बाद से देखना शुरू करिए, राहुल अखिलेश खड़गे, इनकी जो जुगलबंदी है वो आपको नहीं लग रहा कि बहुत क्लोज से आते जा रहे हैं, बड़े कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, जबकि पहले चरण तक आप और हम ही बात कर रहे थे कि भाई उतना तालमेल नहीं दिखाई दे रहा, उतना तालमेल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अब तो कोई कमी नहीं है और पूरे जोश से कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कहीं इलाहाबाद में तो इतना जोश था, लोगों में इतना जोश था कि उन्हें मतलब आखिरकार वो सभा इसीलिए करनी पड़ी कि लोग इतने जोश में थे कि चढ़कर आ रहे थे, दौड़ रहे थे। अब कितनी हकीकत है कितना नहीं पता मुझे, पर जानकारी यही मिल रही है। यानी कि जो फेज शुरू हुआ था चुनाव, वो उठते 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 बहुत ऊंचाई पर चला गया, पीक पर पहुंच गया और अखिलेश और राहुल और सब मिलके उसे पीक पर ले गए और कहीं भी नहीं लग रहा कि दोनों में कहीं किसी तरह का मतभेद है। अब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उलझाने के लिए पूछा भी कि भाई उनका ये उन्होंने ये गारंटी दी है, आप ये गारंटी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा बातें तो सेम है। अखिलेश ने बड़े अच्छे से जवाब दिए थे। और फिर एक चीज जो अभी आपने जातियों की बात पूछी, उसमें एक बात फिर याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को भी कि अखिलेश के पीडीए के नारे को हम बड़ा हल्का ले रहे थे और बड़ा मजाक में ले रहे थे कि क्या पीडीए कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। लेकिन जब आप जातियों की बात करती हैं तो पीडीए कहीं ना कहीं असर करने लगा और आरक्षण के साथ मिलके तो उसमें दाल में तड़का लग गया, ना, तो वो पीडीए वाली कहानी चलने लगी। उधर इनकी मेहनत भी दिखाई दे रही है, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो किसी की जाया नहीं जाती। ये जरूर है कि देर में जाके दोनों लड़के मेहनत तो खैर कर रहे हैं, लेकिन मेहनत से अभी आपने एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया जो खट से मेरे दिमाग में हिट किया। उसने पिछली बार उत्तर प्रदेश में 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, कांग्रेस सिर्फ रायबरेली थी बस। जी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं सर, पिछले कई चुनावों में हमने देखा है कि बीजेपी का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो पोलिंग बूथ तक वोटर को लाने का काम करता है। वो उसकी चाहे आरएसएस का काम पर्चियां पहुंचाने से लेकर बहुत महत्वपूर्ण काम रहता है, एक नींव की तरह काम करता है, स्तंभ की तरह काम करता है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, वो कार्यकर्ता उस तरीके से एक्टिवली काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, पोलिंग बूथों तक लाता हुआ नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी बाहुल इलाकों में मैं देख रही हूँ सर, वोटिंग चल रही है और मैं देख रही हूँ कि एकदम सन्नाटा पसरा है, वो कार्यकर्ताओं में उस तरह का जोश ही नहीं है, इनएक्टिव हो गया है कार्यकर्ता। तो मैं राजस्थान में सर देखा था, मैंने ट्वीट भी किया था, एक बड़ी जबरदस्त चीज मैंने भारतीय जनता पार्टी में देखी कि वो अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने तक की जिम्मेदारी निभाता है। वो सिर्फ चुनाव में यही नहीं करता है कि ऊपर ऊपर से वाहवाही लूट जाए, नहीं, पोलिंग बूथ तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या कारण है? देखिए प्रज्ञा जी, इसके ना मल्टी डायमेंशन बहुत सारे कारण हुए, हमें थोड़ा सा पीछे तक जाना पड़ेगा। एक तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में बदलाव है। मतलब सर, जो कार्यकर्ता का सम्मान होता था वो कहीं घटा और उनके काम अपने नहीं हुए, और मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ही कह सकता, ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकता,
ये बहुत से लोगों को ये लगता है कि अब सारे काम अगर पैसे दे के ही होने हैं या पैसे से ही होते हैं, तो फिर हमारा इतने दिन जो हमने जिंदगी लगाई उसका क्या लाभ मिला। उसने एक उनके मन में निराशा भरी। और एक और ट्रेंड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता से बाहर होती है, तो तब जब चुनाव होते हैं, तो जो इनका कार्यकर्ता है बड़ी हिम्मत, बड़े उत्साह से उसे वापस लाने के लिए जुट जाता है। अब उसमें दो तीन बातें हो गई। एक तो लगातार सत्ता में है, दूसरे जो 400 पार का नारा हुआ उसने यहाँ पर भी बूमरैंग किया। कार्यकर्ता को लगा यार जीत तो रहे, एक थ्योरी है, जीत तो रहे, हमारी जरूरत भी नहीं है, हमें कोई कह भी नहीं रहा है, तो फिर जीत रहे तो ठीक है। उसी से, और ये जो कार्यकर्ता है इनका और आरएसएस का आपस में जुड़ाव है। बड़े नेताओं का ना हो, इनका तो जुड़ाव था। अब आरएसएस की उन्हें लगा उपेक्षा हो रही है या आरएसएस वाले उदासीन हो गए, तो बैठ के जो चुनाव की होती थी वो चुनाव कार्यालय से पर्चियां नहीं शुरू होती थी। पर्चियों का और बूथों का जो काम होता था वो संघ का कोई ना कोई लीड करता था, वो इन कार्यकर्ताओं को निर्देशित करता था, वो पूरा रोड मैप बनाता था, है ना। तो दोनों वर्गों में कहीं ना कहीं उदासीनता थी और यही उदासीनता इनके मतदाता में दिखाई दी। इसीलिए जहां इनका गढ़ माने जाते हैं जो क्षेत्र, वहां से मतदान का वो प्रतिशत नहीं निकल के आया जो कि अमूमन निकला करता था। तो क्या यही कारण है कि आरएसएस भी उदासीन है, बीजेपी का वोटर भी उदासीन है और कार्यकर्ता भी उदासीन है, इसीलिए जमीन पर वो रौला, वो जबरदस्त जोश दिखाई नहीं दे रहा? सारी बातें प्लस ये कि एक जब आप बहुत दिन से सत्ता होते हैं तो एक अजीब सा अहंकार आ जाता है। आप हर एक चीज को ना यू टेक इट वेरी इजीली एंड यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। अरे कहाँ जाएगा, बीजेपी को तो वोट देगा और कहाँ जाएंगे लोग। तो वो जो धारणा थी उसने कहीं ना कहीं, जो हम खुद ही कहते थे कि इतनी बढ़िया चुनाव मशीनरी किसी की नहीं है, इतना बढ़िया बूथ मैनेजमेंट किसी का नहीं है, हम लोग ही तो कहते थे और हम लोग देखते भी थे। बीजेपी एक पार्षदी के चुनाव को भी बहुत सीरियसली लेती है। हर चुनाव में अपनी जी जान लगा देने वाली बीजेपी, ये पूरी मशीनरी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली बीजेपी इस 2024 के चुनाव में इतनी ज्यादा कमजोर दिख रही है। मतलब दाल में कुछ काला तो है पुष्पेंद्र सर। अब जब आप खुद ही कह रही हैं तो यही दाल में कुछ काला तो है। क्यों क्यों उदासीन है, सिर्फ यही कारण नहीं हो सकते, पर्दे के पीछे कुछ और बातें जरूर होंगी। आपको तो पता है सर, आपने इतने चुनाव कवर किए हैं, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। कुछ पर्दे के पीछे वाला बताइए। जो आपकी और हमारी समझ में नहीं आ रही। देखिए जब सत्ता होती है ना, जब तक सत्ता नहीं होती तो दुख में सब साथी होते हैं और सुख में सब साथ नहीं होते हैं। सुख में जब तक बटे ना, सुख सबको नहीं बटेगा तो फिर अलग अलग होने लगते हैं भाई भाई भी। तो यही कुछ चीजें होती जा रही है कि किसी को मलाई मिल गई और किसी को मलाई नहीं मिली। अब उसने कहा 2 बार तो हो गई, अब तीसरी बार भी मैं करूंगा, मुझे तो मलाई मिल नहीं रही है। वो एक उदासीनता का कारण। दूसरा वो 400 पार ने उस मुन्ने में एक आलस भरा। तीसरे मोदी जी का लार्जर देन लाइफ की जो पिक्चर है, उन्होंने कहा कुछ भी करेंगे जीत तो जाएंगे ही मोदी जी के नाम पर। इन सारी बातों ने एक अजीब सा मतलब कैरेक्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। तो जो उत्साह, जो जोश, जो ऊर्जा थी वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय और शिथिल से हो गए। उन्होंने नहीं करेंगे तब भी जीत जाएंगे। फिर आप पहले चरण के बाद देखिए कि आरएसएस के लोग बड़े जोश से लगे और एक बार मैसेज गया कि साहब वो नागपुर जा रहे हैं, गया कोई नहीं, है ना। तो लेकिन फिर भी मैसेज नहीं आया। तो इन सारी चीजों ने घालमेल कर दिया। उधर से योगी जी को हटाने की चर्चा, चाहे वो सच्ची है या गलत, सही है या गलत है, पर यूपी का कार्यकर्ता उधर भी तो जुड़ा हुआ है ना, बहुत सा कार्यकर्ता। तो वो मन आधा हो गया, आपका उत्साह आधा हो जाता है जब आपको लगता है कि यार अगर रिजल्ट ही आने वाला है और मैं इतनी मेहनत भी करूंगा तो क्या लाभ होगा। हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं, जो शायद हम ऑन कैमरा कह भी नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि कुछ ना कुछ बातें है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं और इनका असर भी बहुत देखने को मिल रहा है। पुष्पेंद्र सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अंदर की बातें बताई। तो ये 5वां चरण बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। ये 5वां चरण बहुत मुश्किल है। ये बता रहा है कि इस बार बीजेपी बहुत खतरे में है। आप सोचिए, अयोध्या जैसी सीट पर बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो कितनी बड़ी बात होगी। हम आपको लगातार इस 5वें चरण की एक अपडेट देते रहेंगे। छोटी से छोटी खबरें से लेकर बड़ी से बड़ी खबरों तक हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपनी प्रज्ञा को सपोर्ट जरूर करना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।